अभिषेक भाई क्या लग रहा है, फूफा जी नाराज रहेंगे, मान जाएंगे और कौन सा फार्मूला निकालेंगे कि पिछड़ी जातियों में संदेश चला जाए कि अगली बार वो फिर एक अगली जाति के चेहरे को मुख्यमंत्री बना दें? लगता है आपको ये कामयाब हो पाएगा उत्तर प्रदेश में इस बार? कि इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा है इस देश में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी अपनी पार्टी को इलेक्शन में हराने के लिए कोई चुनाव नहीं में नहीं कोई, वो पूरे दमखम से कूदते रहे। अगर नीतीश कुमार ने उनको बिहार नहीं बुलाया था 2010 में, अगर वहां जाते जाते भी तो पूरी दमखम से वो कूदते। तो उनका ये इतिहास रहा है, वो कूदेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेतृत्व तो योगी आदित्यनाथ का है। पिछड़े वर्ग में पिछले 30 सालों में काफी जागृति भी आई है, शिक्षा का स्तर भी बहुत बढ़ा है। तो ऐसे हालात में क्या पिछड़े वर्ग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? उनमें भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन सब चीजों को समझ रहा है। आप याद कीजिए 2017 का योगी जी का मैंडेट तकरीबन 80% सीटें मिली थी विधानसभा की, 325 सीटें बीजेपी अलायंस को। और राजीव गांधी को भी तकरीबन 80% सीटें मिली थी 1984 में, अभी विजय सर जिक्र कर रहे थे उसमें क्या हुआ था। अब उसके अगले इलेक्शन में 89 में कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, दबी जुबान से तो सब यही स्वीकार कर रहे थे, अरे कितना हल्ला होगा, हल्ला होगा, कितना गिरेंगे तो 300 पे आ जाएंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 196 पे आके अटक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आप 2004 में भी देखें लोकसभा में, या फिर राजनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते जो चुनाव हुआ था, राजनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते जो चुनाव हुआ था, उसके ठीक पहले तो शायद अगर मैं ठीक सही हूं तो वहां पर महंत रामचंद्र दास थे शायद अयोध्या में, एक शिला पूजन का एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था चुनाव के कुछ दिनों पहले। दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सारे लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी लगे। मतलब कई दिनों तक समाचार चैनलों में आप देखें या समाचार माध्यमों में कहीं भी सिर्फ शिला पूजन की, वो जिद पे अड़े थे कि शिला पूजन होगा, और उसको लेकर के सबकी हालत खराब थी। सत्ता में बैठे हुए लोग, केंद्र में भी भाजपा थी और यूपी में भी भाजपा थी, तो हिंदुत्व की लहर के लिए तो वहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन वो नहीं हो पाया। राजनाथ सिंह की में तो कम से कम एकता थी। आज योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर पर, मायावती जी एक हद तक, पूरी तरह तो नहीं, दलितों की नेता थी। कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही शिद्दत से बनाया था, लेकिन 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह का यूपी का प्रभारी बनने के बाद, आप देखेंगे कि एक अलग तरह की पॉलिटिकल चर्निंग शुरू हुई। माइनस यादव ओबीसी कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में, माइनस जाटो शेड्यूल कास्ट कंसोलिडेशन, ये सब शुरू हुआ एक साथ में। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं दिख रहा है। आप देखिए कई जगह दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई। जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं, उस समाज के लोगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी पे बैठने से रोक दिया, कितना बड़ा बवाल हुआ। तो चीजें हैं, आज सोशल मीडिया भी है, लोग भूलना भी चाहेंगे तो विपक्षी पार्टियां इन्हें भूलने नहीं देंगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं ऐसी बात तो नहीं है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी करते हैं। आज बंगाल में सोशल मीडिया ने दिखाया कि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस 0 पे चला गया, सिर्फ 2 दलों में सीटें बट गई साफ साफ। तो पोलराइजेशन एक ही तरफ नहीं होता है, कई तरफ होता है। और दूसरी बात इसके साथ साथ ये आती है कि योगी आदित्यनाथ अपने आधार वोटों को एक नहीं रख पाए। जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कमजोर पड़ने के बाद, चाहते ना चाहते हुए, हालांकि कभी निराशा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर थे, तो सवर्ण वोटर एक साथ कभी बसपा में चले गए तो कभी सपा में चले गए। सपा में ऐसे नहीं गए, जिस ढंग से डीपी यादव वाला प्रकरण हुआ, मुलायम सिंह और मोहन सिंह कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई थी, इनको शामिल कराया जाएगा। फिर एन मौके पे अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, इस तरह के किसी भी एलिमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो अखिलेश की इमेज बिल्डिंग होती है, इन सब से सवर्ण मतदाता उधर झुकते हैं जो 2007 में बसपा की तरफ झुके थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी में दम है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और सत्ता में होने के बावजूद सवर्ण मतदाताओं में आपसी अविश्वास बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्गों में जिस प्रकार की धारणा विकसित हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी तरह सफल हो जाएगी। जब तक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है तब तक पूरी तरह सफल नहीं होगी, जब तक संघ की सोशल इंजीनियरिंग है तब तक पूरी तरह सफल नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ भी सफल होती है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। किसान आंदोलन अलग है, किसान आंदोलन ने एक अलग तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए 2013-14 में पूरे देश में माहौल बनाया,
उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में क्या हैसियत है, ये हम सब जानते हैं। पश्चिम में हालत खराब है, पूर्व में एकता नहीं है, अवध और बुंदेलखंड की सीटों के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, 202 का मैजिक फिगर हासिल कर लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज, अखिलेश यादव भी अपने फेल्योर से सीखे हैं। 15 साल जंगल राज का नीतीश कुमार जी या विपक्ष के लोग, एंटी आरजेडी लोग, विपक्ष नहीं, एंटी आरजेडी लोग जंगल राज का ताना देते थे। लेकिन 15 साल में जनता भूल गई, लालू के बाद जो अगला चेहरा आया था वो भूल गई कि लालू यादव के बेटे हैं। और देखिए कितनी सीटें आई, लगभग सत्ता में आते आते वो लोग रह गए। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे हालात नहीं थे। उत्तर प्रदेश में क्या था, स्थानीय स्तर पे लोगों में गुस्सा था कि थानों में उनकी नहीं सुनी जा रही है। एक समुदाय विशेष के लोग थानेदार के पद से लेकर जिलाधिकारी के पद तक बहाल हो रहे हैं, ये एक धारणा विकसित हो रही थी। तो अखिलेश यादव ने भी अपने आप को बदला है। जैसे देखिए मायावती जी के पहले कार्यकाल, दूसरे या तीसरे कार्यकाल को देखिए, उसमें क्या था, एससी एसटी एक्ट के तहत जो केसेस दर्ज होते थे गांव में, उसकी संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद 2003 के बाद से मायावती जी ने इसमें सबक लिया और बहुजन की जगह सर्वजन समाज का नारा दिया। सतीश चंद्र मिश्रा कोई बहुत बड़े फिगर नहीं थे, वो कोई मुरली मनोहर जोशी नहीं थे ब्राह्मणों के बीच, वो कोई नारायण दत्त तिवारी नहीं थे, वे बस सिंबॉलिक ही थे, लेकिन एक मैसेज गया। तो केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी भी एक मैसेज है, कभी साक्षी महाराज की नाराजगी भी एक पूरे यूपी में एक मैसेज की तरफ फैल गई थी। कारगिल लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश ने साथ नहीं दिया था 1999 के चुनाव में। तो पोस्टरिंग का और मैसेज का बड़ा महत्व है। और अभी जो मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा जा रहा है, वो दो तरफा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले संजय जी आप ही बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू का एक छोटा सा सेगमेंट वायरल किया जा रहा है कि 5 बड़े पोस्ट हैं, इनमें 2 ही जाति विशेष के लोग हैं। और ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से वायरल किया जा रहा है कि देखो इन्हीं दोनों की पूछ है, बाकियों की पूछ नहीं। तो इन सब का असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी अपने पर्सोना के सहारे उसको कहां तक दबा पाएंगे, ये यक्ष प्रश्न होगा। अपने पर्सोना के सहारे तो 2015 में नीतीश कुमार को भी नहीं दबा पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। जाने से नहीं रोक पाए थे। अभिषेक जी आपने बड़ा अध्ययन किया है इन दिनों में, पिछले 3-4 महीनों में तमाम राजनीति को करीबी से। जो विजय भाई ने कही कि 2 हिंदुत्व के बड़े चेहरे आपस में टकरा गए, आपने क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जब जातियां अलग अपना झंडा बुलंद की हुई हैं और गांव-गांव में ये है कि ऊंची जाति का चेहरा लगा के पिछड़ी जाति नाराज है, ऊंची जाति का चेहरा लगा के चुनाव नहीं जीते जा सकते, ऐसे में 2 हिंदुत्व के बड़े नायक आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या असर दिख रहा है आपको इसमें चुनाव में? माइक अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक की माइक अनम्यूट। जैसा कि अभी विजय जी ने बताया कि यहाँ पर कप्तान कंफ्यूज हो गया है, तो कप्तान का कंफ्यूजन 5 साल पहले भी हुआ था, जब ड्राइवर सीट पे जो लोग थे, जो लोग इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, तो 5 साल पहले भी हुआ था। फर्क इतना है कि यहाँ पार्टी के बीच है, वहां परिवार के बीच हुआ था। और उस कंफ्यूजन का क्या नतीजा आया था वो सबने देखा था कि कंपेरेटिवली कमोबेश हर पत्रकार और हर विश्लेषक ये मानने के लिए मजबूर है कि मुलायम सिंह यादव जी की तुलना में अखिलेश यादव का शासनकाल तुलनात्मक रूप से बेहतर था। लेकिन फिर भी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की वो दुर्दशा कभी नहीं हुई जो 2017 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो गई थी। तो वो परिवार की लड़ाई थी, यहाँ पार्टी की लड़ाई है। और पार्टी की लड़ाई में हमें ये समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू हृदय सम्राट कहा जा रहा है, या फिर हिंदुओं का उभरता हुआ प्रतीक जो योगी आदित्यनाथ जी को कहा जा रहा है, तो ये लड़ाई तो होनी ही थी ना। जब पोस्ट नरेंद्र मोदी की बातें अब शुरू हो गई है, पॉलिटिकल सर्कल में शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो नरेंद्र मोदी के बाद कौन की लड़ाई जब शुरू होगी तो इसमें आदित्यनाथ भी आएंगे, इसमें अमित शाह भी आएंगे, हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी आ जाए। अब यहाँ पे विजय जी मौजूद है, वो बता देंगे कि जब राजनाथ सिंह को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था और मुंबई में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में प्रमोद महाजन जी और राजनाथ सिंह के बीच कितनी दूरियां बढ़ी हुई थी और क्या क्या हुआ था, इसकी चर्चा करना अब उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अब यहाँ नहीं सुनने के लिए और जवाब देने के लिए धरती पे नहीं है, वहां उस मामले तक जाके चर्चा नहीं करनी चाहिए ज्यादा। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि क्या हुआ था उस सम्मेलन में। तो आज भी कमोबेश यही स्थिति है कि ये लड़ाई दिख तो रही है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच, और इसके लिए एक मोहरा बन गए अरविंद शर्मा। लेकिन यह लड़ाई कहीं ना कहीं पोस्ट नरेंद्र मोदी कौन,
इसका एक सिरा वहां जाकर के अटकता है। दूसरी बात सर्बानंद सोनोवाल के हश्र से शुरू होती है। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उनका हाल सर्बानंद सोनोवाल जैसा हो। सत्ता में रह के चुनाव हार जाना बहुत बुरी चीज नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद कोई दूसरा आ जाए सत्ता में, कोई शिवराज सिंह चौहान आ जाए, तो हश्र उमा भारती जैसा होना तय हो जाता है। कोई चुनाव के बाद अगर कोई गजेंद्र सिंह शेखावत आ जाए तो भविष्य में वसुंधरा जी का क्या होगा ऐसे हालात में। तो ये सब चीजें भी योगी जी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है उसमें बी एस येदियुरप्पा को छोड़कर कुर्सी छोड़ने के बाद सत्ता में पुनर्वापसी किसी और मुख्यमंत्री की शायद नहीं हुई है। विजय सर को इस बारे में ज्यादा पता होगा। और उसके बाद राजनीति में क्या हालत होती है जब एक बार आप सत्ता से फिसल जाते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सोचिए बीजेपी की सेकंड लाइन लीडरशिप थी जो संगठन चला रहा था, और उस लीडरशिप ने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी की उपेक्षा 2013 से शुरू हुई या उन्हें किनारे लगाने का उपक्रम 2013 से शुरू हुआ। ये तो तभी शुरू हो गया था जब जिन्ना विवाद हुआ था, संजय जोशी जी ने उनका इस्तीफा मांगा था। उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री उम्मीद के कैंडिडेट बनाया गया। उसके बाद 2009 के चुनाव के समय किस हालात में चुनाव हुए, खुद भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष ने किस तरह के बयान दिए मीडिया में, अरुण जेटली और इनके बीच, राजनाथ सिंह के बीच किस तरह की दूरियां जग जाहिर थी। दोनों में आपस में बात तक नहीं होती थी, मंच पर दोनों की कुर्सियां अलग अलग लगती थी, पास पास बैठते भी नहीं थे। तो ये स्थिति कमोबेश आज आ गई है। नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहना कम नहीं होता है। नरेंद्र मोदी खुदा ना खास्ते अगर 2024 का चुनाव लूज भी कर जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। यहाँ अमित शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी का टिके रहना बहुत जरूरी है। तो जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे अपने उत्तराधिकारी के चयन में उनकी बड़ी भूमिका होगी। विजय जी इस बारे में विशेष बता सकते हैं कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया या जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी को डिक्लेयर किया गया, दोनों में एक फर्क था। अटल बिहारी वाजपेयी को जब डिक्लेयर किया गया पीएम कैंडिडेट, इनको लाल कृष्ण आडवाणी को जब डिक्लेयर किया गया पीएम कैंडिडेट, उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने अटल जी की इच्छा को ले जाया गया कि अटल जी चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो। जबकि यहाँ किसी की इच्छा को नहीं ले जाया गया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने फैसला किया, राजनाथ जी ने मीडिया को सुना दिया। तो दोनों में एक फर्क था। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि भाजपा का भविष्य का नेता कौन होगा, अमित शाह यही चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए यह फैसला हो। योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में से जाने के बाद यह फैसला हो। और जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हमेशा से रही है। और हिंदुत्व तभी कामयाब होता है जब नेतृत्व पिछड़े वर्ग का होता है और अगड़े वर्ग के पास भाजपा को वोट देने के सिवा कोई और विकल्प नहीं होता है। जैसे 1991 में हुआ, जैसे केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, भले ही वो घोषित तौर पे चेहरा नहीं थे, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा ही जा रहा था। उस समय में किस तरह की घटनाएं हो रही थी, प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर एक जाति विशेष का नाम लिख करके बोर्ड चिपका दिया गया था इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर। सुभाषिनी वाजपेयी नाम की एक लड़की की कॉपी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो कॉपी उसको फेल कर दिया गया था, बाद में शायद सेकंड या थर्ड टॉपर निकली जब उसका रीइवैल्यूएशन हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषणों में उसका जिक्र किया। तो कहने का मतलब यह कि एक तरह से शासन प्रायोजित कथित भ्रष्टाचार चरम पर था। आज शासन प्रायोजित भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं है, आज मिसमैनेजमेंट की चर्चा है। और मिसमैनेजमेंट के साथ साथ अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई की चर्चा है। ये योगी आदित्यनाथ बनाम नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई जितनी आगे बढ़ेगी, ये अगड़ा बनाम पिछड़ा के रूप में प्रचारित की जाएगी और इसका सीधा सीधा फायदा विपक्ष को होगा। अब कोई उत्तर प्रदेश में चर्चा नहीं कर रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी -23% नीचे जा चुकी है। कोई 2 महीने बाद इसकी चर्चा संभवतः नहीं करेगा कि कोरोना की वजह से, कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से दूसरी लहर में इतना नुकसान हुआ। चर्चा जैसे जैसे जातियों के बीच सिमटेगी, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को इस बात का क्रेडिट जरूर जाता है कि शहरी मध्य वर्ग की पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व ने गांव तक पहुंचाया, गांव में खेतीहर समाज तक पहुंचाया, जो टर्शियरी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाया। लेकिन अब ये दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था की कमजोरी से, रोजगार की कमी से, कोरोना के मिसमैनेजमेंट से
नरेंद्र मोदी से शहरी मध्य वर्ग दूर भाग रहा है। आप याद करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ग्राम सड़क योजना, 4 लेन हाईवे, तमाम तरह के काम किए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंदी कितना बड़ा मुद्दा थी। दिल्ली, इसको शहरी मध्य वर्ग की पार्टी भाजपा को कहा जाता है, दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई थी 2004 के चुनाव में। कमोबेश हर जगह शहरी मध्य वर्ग का यही, पटना की सीट लूज कर गई थी, मुंबई की मैक्सिमम सीटें बीजेपी शिवसेना गठबंधन लूज कर चुकी थी। तो शहरी मध्य वर्ग में अब एक डिटैचमेंट शुरू हो चुका है, और शहरी मध्य वर्ग में डिटैचमेंट के साथ साथ जब ग्रामीण मध्य वर्ग, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा ओबीसी समाज है, उसमें ये धारणा बनेगी कि नरेंद्र मोदी और को दबाने की कोशिश हो रही है, और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान वैसे ही कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा, ये सर्वविदित है।